देश और दुनिया में आर्थिक स्थिति सभी के लिए एक मायने रखती है। क्या आर्थिक जगत में हो रहा है, कभी नोटबंदी तो कभी कई विषयों पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह अपनाते देश की जनता। जिस तरह से व्यापारी वर्ग इन सभी से काफ़ी परेशान है, कभी उद्योग जगत पर्यावरण को लेकर परेशान रहता है, कभी वातावरण को लेकर परेशान होता है। आइए हम जानते हैं कि देश और दुनिया का उद्योग जगत 2019, 2020 और अब आने वाला जो साल है 2021 का क्या सोचता है, क्या समझता है और क्या मायने रखता है। हम जानते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एजुकेटिव मेंबर हमारे साथ में हैं चिन्मय वर्धमान जी। बहुत ही एक जिलों की नगरी उदयपुर और बल्कि राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे सदस्य बहुत ही कम लिए जाते हैं इस कार्यकारिणी में। किस तरह के हालात चल रहे हैं और क्या सोच रख रहे हैं आम उद्योग जन जी। नमस्कार महेंद्र जी, नमस्कार हम आपके पूरे दर्शक वर्ग के लिए। सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2019 की जो आप बातचीत कर रहे हैं, 2019 में जितने भी इकोनॉमिस्ट या जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो उन्होंने प्रिडिक्शंस किए, फोरकास्ट किए, 2020 में आपने भी देखा है कि पूरी तरह से वो प्रिडिक्शंस पूरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं। तो आज प्रिडिक्शन करना बहुत टफ हो गया है और 2020 का जो ग्लोबल एपिडेमिक है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था, वो ऑल ऑफ सडन आया है और पूरी दुनिया के अंदर एक उथल पुथल है। सभी को विचार करने के लिए पूरा एक समय मिला है, समय का ठहराव मिला है, सोचने का मौका मिला है कि आने वाली जो शताब्दी है, आने वाली जो दशक है, किस वे से व्यापार को हम नया मोड़ दें। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 2020 का जो वर्ष है वो अपना में विस्मरणीय है, अद्भुत है, अजीब है, पर ऑफकोर्स त्राही से भरपूर है, पर भविष्य को एक संकेत है। इस तरह की जो आपदा है वो आने वाले भविष्य में मुझे लगता है बहुत कॉमन होने वाली है और किस वे से हमको फेस करना है। 2020 ने पूरे विश्व को, सारी सरकारों को, सारे बिजनेस कॉर्पोरेट्स को चिंतन करने का मौका दिया है कि इसके लिए हम प्रिपेयर करें और वो चीज़ें आपको 2021, 22, 25, 30 और 50 तक आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 2020 की जो हम कहीं ना कहीं पे दुख भरी बातें कर रहे हैं, आप बता रहे हैं व्यापार में ये चीज़ें हुई हैं, पर 2021 की हम शुरुआत एक अच्छे समाचार के साथ करते हैं, एक सकारात्मक समाचार के साथ करते हैं, वो है वैक्सीन रोलिंग का, क्योंकि उससे चीज़ें आप पूरे धरातल पे आके गिरे हैं। वे वैक्सीन रोलिंग की जो गुड न्यूज़ हैं, ऑलरेडी आपको भी आइडिया है कि 2 या 3 कंपनीज को अप्रूवल मिलने चालू हो गई। कई कंट्रीज़ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी अप्रूवल बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसके बाद पूरे विश्व में बिजनेस के अंदर वो चीज़ें जो हम कहने के पॉजिटिव मोमेंटम ढूंढ रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि कहने के पे वापस नॉर्मल सी जो 2019-2018 का जो वर्ल्ड था, जहाँ पे पूरी तरह से बिजनेस अपने आप में अच्छी तरह से उन्नति कर रहा था, वो समा अभी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। हमारे साथ में इंटरनेट, जिस तरह से आपको इस ओहदे पर जगह मिली, क्या आप मानते हैं कि नए जो यूथ हैं वो किस तरह की राह पकड़ रहे हैं अब इस कोरोना महामारी के बाद में? क्योंकि जिस तरह से उद्योग जगत के हालात बदले हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नई जो नीति आ रही है, नए जो राह खुल रही है, किस तरह से युवा सोच रहे हैं अब नई राह में? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है मंडल जी, 2020 का वर्ष अपने आप में एक समय का ठहराव था। उस समय के ठहराव में पूरा वर्ल्ड और साथ में ऑफकोर्स यूथ को बहुत बड़ा मौका मिला है डिजिटाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे। 2018, 2016, 2015 के अंदर जब हम कई बार हम बिजनेस फोरम पे बातचीत करते थे कि अब आने वाला समय ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटाइजेशन होने वाला है, तो उसकी जो पेस थी बहुत स्लो थी। पर 2020 ने एक ऐसा समा बांध दिया, ये जो पेस से कई गुना बढ़ गई। आज आप देखें कि अपने ही घर के अंदर हम देखें कि ऑनलाइन डिलीवरी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक हैपनिंग हो चुका है। हमारे घर की सब्जी, हमारे घर की ग्रोसरी सब ऑनलाइन से आने लगी है। वो पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट का कहीं ना कहीं एक आदर्श था कि दुनिया ऑनलाइन डिलीवरी हो, जिसके लिए वो प्रयास लास्ट 10 साल से कर रहे थे, वो ऑल ऑफ सडन 1 साल के अंदर हो गया। तो युवाओं को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। एक चीज़ मैं युवाओं को जरूर कहना चाहूँगा, जितनी विषम परिस्थितियाँ होती है उसी में कई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। मैं 1989 का एग्जाम्पल जरूर देना चाहूँगा। जब मैं बिल्कुल कॉलेज का था, उस समय कंप्यूटर युग आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ पे सभी की सोच में था कंप्यूटर आने से जॉब्स चली जाएंगी और कई धरने, कई प्रोटेस्ट सड़कों पे थे। पर आज आप देखिए 30 साल के बाद कंप्यूटर हमारी
डीएनए का एक पार्ट है। और उससे देखिए व्यापार कितना बड़ा है। हिंदुस्तान का आप कहें कि जीडीपी देखें 1989 का और आज 2020 का, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और उसका बहुत बड़ा रोल कंप्यूटर का है। अब 2020 में अब आप कहेंगे वापस सोचे जॉब्स कटेंगी, पर मैं कहना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड या स्पेस वर्ल्ड, जहाँ भी इतनी उन्नति होती है हो रही है, जहाँ लोगों को लगता है कि जॉब्स कट होगी, पर साथ में देखिएगा नई जॉब्स क्रिएट होंगी। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसने सोचा था कि इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हुई। लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑनलाइन आईटी वर्ल्ड के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं, ड्रामेटिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हैं, जो जिस जॉब्स के बारे में आप नहीं सोचे, हम नहीं सोचे थे, पर आज वो सच्चाई है। तो यूथ के लिए पूरा मौका है इस कहीं न कहीं पे त्रासदी के समय नए अनुभवों को लेते हुए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। वर्तमान जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज देश और दुनिया में यह माना जाता है कि भारत, अगर बात की जाए तो एक पिछड़ा देश भारत को माना जाता था अब तक, लेकिन जिस तरह से इन 5 सालों में 10 सालों में जिस तरह से भारत ने ग्रोथ की है, क्या आज देश पूरी दुनिया में किस तरह से अपनी वो जिम्मेदारी निभा रहा है? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की। जगह पे मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैंने व्यापार जगत के अंदर एंटर किया 1998 के आसपास के समय, जब मैं कहीं न कहीं विदेशों में विदेशी ग्राहकों से मिलने के लिए आता था, जब मेरा बिजनेस कार्ड उनके ऑफिस में जाता था, तो वो कहीं न कहीं हमेशा एक इंडियन होने के नाते मेरे को कई समय तक बिठा के रखते थे और इतनी जल्दी कहीं न कहीं उनके वहाँ पे नॉक नहीं कर पाता था मैं। पर आज 2020 के अंदर एक ईमेल भी जाता है कि इंडिया से एक ईमेल गया है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन करने के लिए वो बिल्कुल आतुर है। तो वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, विशेषकर 10 सालों के अंदर कितना बदलाव आया है, और सबसे बड़ा जो बदलाव आया है हिंदुस्तान के अंदर भी, वो उसकी सोच में आया है। अब वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट अपने आप को फील करता है। आज जब भी कोई युवा अपना नया एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, तो वो ये हिंदुस्तान के लिए नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को वर्ल्ड में कैसे लेके जाऊं अपने व्यापार को। ये जो सोच है वो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे, नए आयाम के लिए ले जाना जा रहा है। और नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में देखिएगा ये युवा, ये हिंदुस्तानी जो आप कहीं कई बार अमेरिका में या यूरोप में सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज या बड़ी बड़ी के जो ऑनर्स हैं वो इंडियंस हैं, ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा बहुत टैलेंटेड है। उसके पास वो रिसोर्सेज पहले नहीं थे, पर जैसे वो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आया, उसके पास एम्प्टी रिसोर्सेज खुल गए हैं। तो उसके पास अब जीतने के कई मौके हैं, विश्वव्यापी उसका दर्शन हो गया है। पहले ये माना जाता था कि जापान, अमेरिका या अदर जो देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, वो उनसे एक प्रतिस्पर्धा थी कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में या कंप्यूटर क्षेत्र में हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन देश और दुनिया के लिए एक चाइना बाजार सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन भारत भी जिस तरह से अब प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत बड़ा जो मायना है वो भारत रखता है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में। किस तरह से माना जा रहा है कि एक चाइना को टक्कर देते हुए भारत किस तरह से आगे जा रहा है, जिस क्षेत्र में चाइना ने मार्केट बंद किए हैं, उनको किस तरह से भारत अपना के और विश्व में ले जा रहा है? जी बताएं। इस जगह पर मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से जिस वजह से पूरे जियो पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड का है वो जिस वजह से चेंज होने लगा, टिल्ट होने लगा है, और चाइना की जो स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है वर्ल्ड पावर बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से इन यूएस और चाइना के बीच में जबरदस्त से कहीं कन्फ्रंटेशन चल रहे हैं, चाहे वो ट्रेड लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे स्पेस लेवल पे हो। और उस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर के बीच में हिंदुस्तान जैसे कंट्री को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वर्ल्ड चाइना के बाद इंडिया को बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन के रूप में देखता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखता है। पर साथ में इसके मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी चाइना को कम्पीट करने की पोजीशन में होगा। चाइना के लिए सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है, जो मुझे कई बार लगता है मेरे अपने अनुभव से, उनका जो कम्युनिज्म है, उनका जो मैनेजमेंट का स्टाइल है, वो उनकी ब्लेसिंग है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ऑफकोर्स आशीर्वाद है, पर ये डेमोक्रेसी हमारे लिए कई बार कर्ज हो जाता है। कई पॉलिसीज गवर्नमेंट की इतनी अच्छी आती है, पर उसको रूट लेवल तक ले जाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें इतने हर्डल्स हैं कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद बात है। पर साथ में ये भी कहना चाहूँगा हिंदुस्तान को इस चुनौती को लेना चाहिए, और जिस वजह से हमारे देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है स्ट्रांगली करने की कोशिश करिए कि वर्ल्ड के जितने भी कॉर्पोरेट्स है उनको कहीं ना कहीं इंडिया के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उनको जनरेट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे मान के आपको चलना पड़ेगा, चाइना ने लास्ट 30 ईयर्स के अंदर
पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन कंट्री के रूप में स्टेब्लिश कर दिया है, उसके लिए कोई भी कंट्री छोड़ के इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना पूरी तरह से वो चाइना पे डिपेंडेंट है। तो उस चाइना की इतनी बड़ी सप्लाई सोर्स को डेवलप करने के लिए कम से कम दूसरे देश, चाहे वो इंडिया हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे फिलीपींस हो, ये सब कंट्रीज को एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स लगेंगे, तब जाके आप एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन कंट्री के रूप में स्टेब्लिश हो पाएंगे वर्ल्ड में। यहाँ पे इंडिया के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है और यंगस्टर्स ऑफ कोर्स भरपूर टैलेंटेड है, तो ये मौका हमारे पास है। और साथ में एक और जो प्लस पॉइंट हो रहा है इंडिया के लिए, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं उसमें यूएस और जितने भी डेवलप कंट्रीज है इंडिया को एक नेचुरल एलाई के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे बिजनेस हो, क्योंकि बिजनेस भी आज डिफेंस का बहुत बड़ा अस्त्र है। इकोनॉमी आज पावर बन चुकी है किसी भी नेगोशिएशन टेबल पे बातचीत करने के लिए। चिन्मय जी, जिस तरह से योग और आयुर्वेद को एक पूरी दुनिया में कई देश के लोग जो ज़्यादातर विकसित देश हैं, वो एक मजाक के रूप में लेते थे कि मोदी जी ने क्या योग शुरू किया है, क्या नाक पकड़ने से क्या होता है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया है वो एक इसको अपना रही है कि योग को अपनाना चाहिए। जो घरेलू जो काढ़ा वगैरह ये हैं उनको अपनाना चाहिए, आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। बहुत बड़ा एक फील्ड है भारत के पास में, जिसमें आज जो युवाओं के लिए नौकरी या रोजगारी का जो संकट है वो इन दोनों से काफ़ी दूर हो सकता है और काफ़ी उनको अवसर मिल सकते हैं विदेशों में। तो युवाओं को किस तरह से आगे आके और इस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस तरह से वो अपना हिस्सा बढ़ाए वर्ल्ड की। आपने जो पहला से पिछले जो प्रश्न पूछा है उसी को मैं एक्सटेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पे इंडिया के पास बहुत बड़ा एज है, सॉफ्ट पावर जो हमेशा कहीं ना कहीं पे एक कंट्री को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। वहाँ पे इंडिया के पास 3 बहुत बड़े हथियार हैं, जैसे कि आपने बोला योगा, आयुर्वेदा और तीसरा है बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा। ये हमेशा इंडिया को इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज खुलती है। जैसे आप योगा आयुर्वेदा की बातचीत करें, आज मैं कहीं वर्ल्ड में इतनी जगह पे जाता हूँ, किसी के साथ में बात करता हूँ, इंडिया का मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन उनके मन में आता है योगा, आयुर्वेदा या वो इंडियन म्यूजिक या इंडियन सॉन्ग जो मूवीज में दिखाए जाते हैं। तो वो उनकी जो छाप है, उस छाप पे आज के युवा क्यों नहीं अपने बिजनेस को जनरेट करें और बिजनेस क्यों नहीं डेवलप करें, जब ऑलरेडी इंडिया की एक ब्रांड इमेज है इन 3 सॉफ्ट पावर्स के ऊपर और कई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। आप हिमालय जैसी कंपनी जो इंडिया में हार्डली 30-40 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और घर घर में हम हिमालय आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल पोडियम पे लोग बाग कई क्लाइंट्स जब मैं विदेश से उनके घर वहाँ पे जाता हूँ मिलने के लिए, वो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं हिमालय का प्रोडक्ट लेके आए। तो वो ऑटोमेटिक शो करता है कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, योगा के प्रोडक्ट्स, इवन अब थोड़े दिन पहले हमारे पर्टिकुलर कोई गाना के क्लाइंट थे, स्पेशली मुझे कॉल किया कि मैंने सुना है कि इंडिया के जो काढ़ा होता है इस कोविड के दौरान बहुत इफेक्टिव है, क्या आप मुझे भिजवा सकते हैं। वही इंडिया की जीत है, वही इंडिया के सॉफ्ट पावर की जीत है। उस पर बिजनेस डेवलपमेंट बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जिस तरह से एक युवा वर्ग आपने बताया था कि बॉलीवुड के साथ में, या मैं ये कहता हूँ कि आज शहरों में ही नहीं गांव में भी अगर देखा जाए तो बड़े कलाकार, बड़े गायक और बड़े प्लेयर गांव में प्रतिभा छिपी हुई है। क्या उद्योग जगत ऐसी कोई पहल कर सकता है? वैसे तो सभी अपने अपने हिसाब से वो पहल कर ही रहे, लेकिन कुछ ऐसा जो जिससे मोटे रूप में ऐसे लोगों को अवसर दिया जाए, ऐसे युवाओं को अवसर दिया जाए जो गांव में बैठे हुए हैं। क्या उद्योग जगत को करना चाहिए और सरकार से, जो केंद्र सरकार है, उनसे क्या आपकी रिक्वेस्ट है? हेमंत जी, मैं कहना चाहूँगा, सुबह ही मैं कहीं ना कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में कहने के लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए थे। इंडिया के जो नेक्स्ट ग्रोथ सेंटर्स हैं या जो इंडिया की जो मैक्सिमम ग्रोथ आ रही है वो बड़ी सिटी से नहीं आ रही है, छोटे छोटे शहरों से आ रही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वापस कहने के बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन व्यापार का। आज कहने के पे गांव में बैठा युवा भी चाहे तो अपने कहने के पूरे इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकता है ऑनलाइन से। इस जगह पे जो ऑनलाइन कंपनीज है, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या कई और कंपनीज हैं, आज कोई भी घर पे बैठ के आराम से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है और ये व्यापार की जो उनकी हिस्सेदारी है हिंदुस्तान की जीडीपी में बढ़ती जा रही है। कॉल सेंटर्स जितने भी हैं छोटे छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों के अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट हमेशा कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और जब उसको कॉस्ट कटिंग करनी है ऑटोमेटिक वो रूट्स पे जाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास गाँवों तक, छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस लेवल का इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट है तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है।
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता था, रोड्स ऑफ कोर्स होनी चाहिए, पर अब रोड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी देने के लिए। जिस तरह से अंबानी जी ने यह भी कहा है कि आने वाला समय अब युवाओं का है और युवाओं को आगे लाने के लिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, 5G सीरीज अब देश में आएगी। कई युवाओं को चंद सेकंड में उनकी फाइलें जो हैं वो देश और दुनिया में आदान प्रदान हो सकेगी। किस तरह से इस क्षेत्र में बड़ा कारोबार देखा जा रहा है युवाओं के लिए? जैसे कि अभी आपने कनेक्टिविटी की बातचीत की, सुपर हाईवे का निर्माण ये आज की हैपनिंग है, ये आज का ट्रेंड है। रिलायंस की जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, रिलायंस ने पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इंटरनेट के अराउंड व्यापार डेवलप हो। तभी उन्होंने उसको पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाया जिसमें उनका अपना फाइबर हो, जिसमें उनका व्यापार हो, जिसमें उनके डिलीवरी सर्विसेज उनकी हो, इवन उनकी लॉजिस्टिक सर्विसेज उनकी हो, उनके ग्रोसरी स्टोर्स, सब कुछ बयां कर रहे हैं। आज वो इतना जल्दी कहीं ना कई कंपनीज को परचेज करना क्यों चाह रहे हैं, बाय आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक इकोसिस्टम का पार्ट होने वाला है। और आने वाले समय में आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर उनका इंटरनेट ओरिएंटेड बिजनेस बढ़ रहा है। उनका जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो उनका मेन हुआ करता था किसी समय पे, वो व्यापार घट रहा है, पर साथ में इंटरनेट बढ़ रहा है। तो ये बहुत कुछ कहानी बयां करता है। और हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखें, जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है। पहले किसी जमाने में आपकी फार्मिंग होती थी, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, अब सर्विस सेक्टर है जिसके अंदर ये इंटरनेट ओरिएंटेड व्यापार, इंटरनेट ओरिएंटेड कंपनीज। आप स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट को देखें, उसके अंदर भी जितनी वैल्यूएशन है आपको सब आईटी कंपनीज ओरिएंटेशन ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है हिंदुस्तान की प्रोग्रेस, विश्व की प्रोग्रेस इस सुपर हाईवे के द्वारा ही हो सकती है। और यहाँ पे ही युवाओं की कहीं ना कहीं पे पहल होनी चाहिए, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज है, युवाओं को बढ़ना चाहिए। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, विश्व के अंदर हम और आप सिर्फ अभी एक इंटरनेट की बातचीत कर रहे हैं, लोग बाग विश्व में हाइपर लूप की बात कर रहे हैं, वहां पे आपके न्यूरोलिंक की बात कर रहे हैं, ब्रेन मैपिंग की बातचीत कर रहे हैं। आने वाला समय उसी का है। और कहीं ना कहीं जब दुनिया कहीं ना कहीं पे मार्स में कॉलोनी की बातचीत कर रही है, तो कॉलोनी बातचीत करने के लिए आप कैसे जाएंगे? इस टाइप के सुपर डुपर हाईवेज चाहिए। सुपर हाईवे से भी पूरे विश्व को चला रहा है। आने वाले टाइम पे कॉस्मोस को चलाने के लिए उतने स्ट्रॉन्ग आपको हाईवे चाहिए इंटरनेट लेवल पे। चिन्मय जी, जिस तरह से आज देश भर की बात करें, उद्योग जगत खासा परेशान रहता है। कभी किसान आंदोलन, कभी स्टेट का आंदोलन, कभी जिलों का आंदोलन, कभी राजनीतिक आंदोलन। तो उससे एक आम जो विकास की राह है वो तो ठप होती है, लेकिन उद्योग जगत में काफी उसका प्रभाव देखा जाता है और उससे देश एक जो ग्रोथ कर रहा है उसको धक्का लगता है। अब अभी भी वर्तमान में किसान आंदोलन जो चल रहा है, पूरा देश उससे प्रभावित है। क्या आने वाले समय में ऐसे आंदोलन को सरकार किस तरह से निपटे और एक आम जन की क्या भागीदारी होनी चाहिए देश के विकास में, कि आंदोलन भी हो, धरना भी हो, प्रदर्शन भी हो, लेकिन देश के विकास की गति का पहिया रुके नहीं? क्या कहना है आपका? अभी भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या डिफरेंस है। चाइना के अंदर कम्युनिज्म उनके लिए ब्लेसिंग हुआ है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का अपने आप में एक आशीर्वाद है, परंतु साथ में अभिशाप भी है। और यही अभिशाप के कारण जो आप बता रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस टाइप की लिमिटेशंस आती है, वो व्यापार जगत को, देश की इकोनॉमी को कहीं पे हर्डल क्रिएट करता है। ये चीज़ें आज क्या चाइना में होती, क्या कहीं कहीं पे इस जगह कोई प्रोटेस्ट हो पाता है? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की बहुत क्लियरिटी है, देश की इकोनॉमी को हमको ले जाना है। जो प्रोटेस्ट करेगा उसके लिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली करने का एक्शन लेती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, कि हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमारी ब्लेसिंग भी है, अभिशाप भी है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप फार्मर्स के कॉन्टेस्ट में जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इस जगह मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जब इस पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉलिसी को लाने की इच्छा रख रहे थे, जो बहुत रिफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं ना कहीं पहले क्रिएट करना चाहिए था। सारे किसानों के जितने भी यूनियन से उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनको कंसल्टेशन लेके फिर उस पॉलिसी को लाते तो मच बेटर वे से होता। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट वन साइडेड जब रिफॉर्म करने जाती है तो वो एजुकेशन है, ह्यूमन नेचर है, वो जब आप कहीं किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। पर आप उसको कंसल्ट करके करते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगती है और उसको आप आगे बढ़ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये सब रुकावटें होगी, पर हिंदुस्तान को ये भी सच्चाई है महेंद्र जी, हिंदुस्तान को अब कोई भी रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान आर्थिक जो प्रगति की राह पर बढ़ चुका है, इसका पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आओ, इकोनॉमी पॉलिसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान आज विश्व इकोनॉमी का एक अहम हिस्सेदार पार्टनर है और उस पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। 2021 जो आ रहा है उसके लिए सरकार से उद्योग जगत क्या चाहता है कि उद्योग जगत में सरकार ये पहल करे तो 2021
51 बन सकता है? जी। इस जगह पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पे पहली बार लास्ट कई बार कहते हैं 100 ईयर्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट प्रायोरिटी है फार्मेसी। ये कोविड नहीं होता तो ये कभी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं आता। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड का जो सिनेरियो है, वैक्सीनेशन कितना फास्ट रोल आउट कर पाती है गवर्नमेंट, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फास्ट डेवलप कर पाती है। जिस वे के स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 2022 तक पूरे वर्ल्ड में जाके वैक्सीनेशन प्रॉपर वे से हो पाएगा। तो ये 2022 का जो समय है, जब तक कि आपके हेल्थ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड पूरी तरह से उसको कोप अप करने की पोजीशन में नहीं होता है, तब तक आपका बिजनेस हमेशा सरप्राइज कहीं कहीं दबा हुआ रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से हर गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोशिश करी वैक्सीन के रोलेशन को फास्ट ले जाए, पर उसकी अपनी समस्या है कि पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक है। आपको 8 बिलियन पीपल लोगों को 2 शॉट देने मीन 16 बिलियन आपको शॉट्स डेवलप करने हैं, उनको लॉजिस्टिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी को लगाना है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है 2021 के अंदर। वो चैलेंज को गवर्नमेंट कैसे उसको कोप करती है तो वो बिजनेस को बहुत फास्ट डेवलपमेंट मिलता है। दूसरी जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है कि सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट किस वजह से फिजिकल और मॉनेटरी सपोर्ट देती है। लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जिस वजह से अभी लास्ट आपने देखा 6 महीने 8 महीने के हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कई पैकेजेस दिए। वो पैकेजेस जब भी मार्केट में आते हैं तो लिक्विडिटी साथ में आती है, और लिक्विडिटी आएगी तो वो अल्टीमेटली बिजनेस को सपोर्ट करती है। रिटेल से आप कंज्यूमर लेवल पे कहीं के डिमांड आने लगती है, और जब डिमांड आएगी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑटोमेटिक कहीं उसका चक्का घूमने लगता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट भी चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट अभी 6 महीने के लिए दी, ये सपोर्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक चाहिए, तब जाके कहीं के पे 2020 की जो त्रासदी हुई है तब जाके नॉर्मलसी पे आ पाएगी। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जो काम किए हैं, उनका आज उन कामों की वजह से पूरे दुनिया के लोग एक आशा जगा रहे हैं कि जिस तरह से मोदी ने देश भर में काम किए हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में वो काम एक सराहे पे नहीं जा रहे हैं, उनको कई देश वाले अपना भी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सराहना है वो देश भर ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, लेकिन उद्योग जगत इसको क्या सोच रहा है? मैं आपको सिर्फ 2004 से लेकर 2012 के बीच का जो हिंदुस्तान है उसकी मैं आपको समय दिखाता हूँ। जब भी हम कहीं ना कहीं पे अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते थे, जब मैं ऐसी इनफॉर्मल बातचीत करते थे, तो वो मेरे से कई बार क्वेश्चन करते थे, क्या आपके देश में स्कैम होना एक नॉर्मल ट्रेंड है? क्या आपके देश में करप्शन होना एक नॉर्मल ट्रेंड है? हिंदुस्तान की जो छवि थी, और छवि हमेशा किसी भी व्यापार में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज अपने कहीं के आपके अपने मीडिया जगत के अंदर यदि आपकी छवि पॉजिटिव नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं पे व्यापार के अंदर फर्क पड़ता है। उसी वजह से जब से मोदी साहब स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट आई है, जिस वजह से उन्होंने इंडिया को शाइन किया है, इंडिया की जो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई है, उससे कॉर्पोरेट जगत को बहुत फायदा मिला है, बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। आज इंडिया मीन्स अपने आप में एक पावरफुल कंट्री के रूप में मिलता है। जो हमारे क्लाइंट्स हमसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत में रेस्पेक्ट है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान अपने आप में उभरता हुआ पावर के रूप में पहली बार एहसास हो रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, और ये व्यापार जगत को हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा सपोर्ट भी मिलता है। देश और दुनिया में हिंदुस्तान की चमक हिंदुस्तानियों में तो है ही है, लेकिन अब दुनिया वाले भी मान रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। भारत एक विश्व गुरु के रूप में हर क्षेत्र में सिरमौर बनता जा रहा है। बस सोचना तो भारतीयों को ही है कि वो अपने देश को किस तरह से माने और किस तरह से चलाएं, क्योंकि जिस तरह से एक भारत विकास कर रहा है उसमें योगदान छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति का है। बस अपनी जिम्मेदारी समझें और देश ही नहीं दुनिया में अपने आप को बेहतरीन साबित करें। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। हेमेंद्र जी, माफी चाहूंगा, मैं इस जगह पे एक छोटी सी बातचीत और कहना चाहूंगा, और जो आपने भी शब्द किए उसको मैं कविता के रूप में परोसना चाहूंगा। यहाँ पे सभी से कहना चाहूंगा कि आज के इस युग में जहाँ पे व्यापारिक युग है, उस युग के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बोला जाता था कि देश की सेवा करना है तो आप कहीं के फ्रंट पे जाएं, या आप सोल्जर बन जाएं, या आप कहीं का आर्मी ज्वाइन कर लें, पर आज आप देश की सेवा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंडियन आर्मी की बहुत फेमस उनकी जो पोएम, उनका जो एक नेशनल है, उनका जो एंथम है, उसको मैंने हल्का सा कहीं पे ट्विस्ट करा हुआ है व्यापारिक अंदाज में, और इस पोएम को मैं ऑलमोस्ट, यदि मैं गलत नहीं हूँ, 20 साल या 25 साल से मैं इसको याद करके हमेशा याद करता हूँ, और वो मुझे हमेशा शक्ति देता है। तो मैं चाहूँगा सारे दर्शक इसको बहुत ढंग से सुने, और साथ में आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रतिज्ञा करें कि आप भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपना जो भी योगदान कर सकते हैं तहे दिल से करें। आर्थिक सीमाओं पर डटे जवान, रेजिमेंट ऑफ इकोनॉमी की हम है शान,
हमारे चलने से आती है धरती पे सुख समृद्धि, हमारे फौलादी कंधों पे टिकी है देश की आन। हमसे टक्कर ले दुनिया में किसमें है दम। सारे भारतवासी करते हैं करेंगे हमारा गुणगान, रेजिमेंट ऑफ इकोनॉमी की हम है शान। जय हिंद। जिस तरह से देश और दुनिया के नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं और कविता के माध्यम से यह भी जताया जा रहा है कि वो एक क्षेत्र में ही नहीं, वो हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी समझे। और जब वो हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि भारत को वो पिछाड़ देंगे या हरा देंगे। भारत आगे हैं, आगे ही रहेगा। हम और आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाएंगे जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए भारत को आगे ले जाने का काम कर रहा है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।